हेलो एवरीवन, रेजोमैक्स प्लेटफॉर्म पर हम जीके के कई इंपॉर्टेंट सेक्शन को देख चुके हैं। उनमें से एक पॉलिटी का सेक्शन है। पॉलिटी के सेक्शन में हम सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में समझेंगे। प्रेसिडेंट जहाँ से शुरुआत होती है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम की। आपने ये तो सुना होगा प्रेसिडेंट मतलब हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट मतलब इंडिया का फर्स्ट सिटीजन। लेकिन इन सब से सवाल नहीं बनते। हमारे काम की चीज़ क्या है, प्रेसिडेंट से कौन कौन से काम की चीज़ है जो क्वेश्चन में आ सकती है, हमको सिलेक्शन दिला सकती है। तो प्रेसिडेंट में सबसे पहले तो हम ये देखेंगे प्रेसिडेंट होता क्या है। इलेक्ट वर्सेस अपॉइंट, या यूं देखें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम इसकी कौन सा पर्सन क्वालिफाई, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी या एलिजिबिलिटी क्या होगी, और वो कितने टाइम के लिए चुना जाएगा, टेन्योर कितना टाइम के लिए वो चुना जाएगा। क्वालिफिकेशन के बाद क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, क्या उसको हटाया जा सकता है, तो रिमूवल प्रोसेस। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि इसकी पावर्स क्या क्या होती है। पावर्स में कई सारी पावर्स हैं। एक एग्जीक्यूटिव पावर, देन लेजिस्लेटिव पावर, फाइनेंशियल पावर, इसके बाद और भी हैं जैसे आपकी जुडिशियल पावर, डिप्लोमेटिक पावर, और इसके अलावा आपकी इमरजेंसी पावर्स। तो पहली बात करें यदि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है या अपॉइंट होता है। एक ऐसा सिस्टम जहां पर वोट्स वगैरह दिए जाते हैं, वो वोट पब्लिक दे या पब्लिक के बिहाफ पर और कोई दे तो उसे इलेक्ट माना जाता है। अपॉइंट सीधा होता है। ये भारत का राजपत्र है, इसमें प्रेसिडेंट ने या जो भी अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है उसने साइन कर दिया कि इसके बाद ये इस पर अपॉइंट होगा, तो वो सीधा अपॉइंटमेंट अलग चीज है। तो प्रेसिडेंट तो क्या होता है, इलेक्ट होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन पर आपको दो तीन बातें याद रखनी है। पहला, इसका जो इलेक्शन कराता है वो कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 तरीके के इलेक्शन कराता है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमपीज ऑफ लोकसभा, एमपीज ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एमएलसीज के। तो उनमें से एक प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है। इस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब यह है कि पब्लिक यानी आप और हम, यानी जो जनरल वोटर्स हैं, जनरल वोटर्स मतलब 18+ जितने भी हैं, वो डायरेक्ट इंगेज्ड नहीं होते हैं। पब्लिक डायरेक्टली प्रेसिडेंट के लिए आपने जो द्रौपदी मुर्मू है उसके इलेक्शन के लिए वोट नहीं दिया होगा। इसके पहले रामनाथ कोविंद आए तो उनके इलेक्शन के लिए वोट नहीं दिया होगा, उनको इलेक्ट करने के लिए। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट हम ही करते हैं, इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से क्या होता है, आपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स आगे चुने हैं, आपने किसको चुना है, एमएलएस को, एमपीस को। ये एमएलए एमपी प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देने वाले कौन कौन होंगे। यदि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज देखें तो इसमें आते हैं सबसे पहले तो इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। Second, elected MLAs of state legislative assemblies, including UT's assembly। जैसे जम्मू कश्मीर में है, दिल्ली में है, पौंडुचेरी में है, जहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, उन यूटीज के भी
इलेक्टेड एमएलएस। आपने कहा कि हमने जिन्हें चुना, हमने एमपीज को चुना, एमएलएस को चुना, वो आगे प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टेड एमपीज ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो कौन कौन नहीं है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जो राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इसके अलावा जो स्टेट की एमएलसीज हैं उसके न तो इलेक्टेड और न ही नॉमिनेटेड मेंबर, दोनों ही पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राज्यसभा के यहाँ पर फोकस करने वाली बात है कि लोकसभा में तो जो टोटल जो 543 सीट है वो तो सब इलेक्टेड है, तो यहाँ तो नॉमिनेटेड कुछ नहीं है। लेकिन राज्यसभा की जो 245 सीट्स हैं उनमें से आउट ऑफ 245 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते। इसी तरीके से यहाँ पर असेंबलीज का जिक्र है, लेजिस्लेटिव असेंबली का जिक्र है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र नहीं है। यानी जो एमएलसीज होते हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अब ये मैटर नहीं करता कि वो एमएलसी जो हैं वो आपका गवर्नर अपॉइंट कर रहा है, वो एमएलसी है या फिर जो इलेक्टेड एमएलसी है। तो अब आप देखो, हमने यहाँ पर बात करी थी ये एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इनडायरेक्ट इलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि आपने सीधा वोट नहीं दिया, लेकिन आपने इनडायरेक्टली वोट दिया। आपने इनडायरेक्टली वोट दिया, आपने इनडायरेक्टली वोट दिया और आपने अपने एमपी को चुना, उस एमपी ने आगे प्रेसिडेंट को चुना। आपने इनडायरेक्टली वोट दिया, आपने डायरेक्टली वोट दिया अपने एमएलए को, और आपके एमएलए को आपने चुना, और इस आपके चुने हुए एमएलए ने आगे किसको चुना? प्रेसिडेंट ने चुना। अब साफ बात है, कॉमन सेंस है, इस चीज़ को समझना होगा कि वोट जो होता है वो सबका इक्वल होता है क्या? क्या भारत की संविधान में संविधान निर्माताओं को ये नहीं समझ में आया कि क्या नहीं समझ में आ रहा होगा कि एक एमपी की वैल्यू और एक एमएलए की वैल्यू बहुत अलग अलग है। एमपी मतलब एक बड़ी पोस्ट है, एमएलए मतलब अलग पोस्ट है। तो यहाँ पर जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें एमपी और एमएलए के जो वोट्स की वैल्यू होती है वो अलग अलग होती है। एक एमएलए के वोट की वैल्यू होगी, वो होगी डिसाइड होती है उसके स्टेट के बेसिस पे। कैसे? टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल इलेक्टेड एमएलएस इन दैट स्टेट इनटू 1/1000। यानी एक स्टेट के एक एमएलए की जो वैल्यू होगी वो उसकी पॉपुलेशन और वहाँ से इलेक्टेड एमपी से डिसाइड होगी। यानी ये क्लियर है कि यूपी के एमएलए के वोट की वैल्यू राजस्थान के एमएलए के वोट की वैल्यू से अलग होगी, जबकि एक एमपी के वोट की वैल्यू, अब चाहे वो एमपी लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो, वो डिसाइड होती है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएस या ऑल इलेक्टेड एमएलएस अपॉन टोटल इलेक्टेड एमपीज इन लोकसभा प्लस राज्यसभा। तो लोकसभा के 543 और राज्यसभा के आपके आउट ऑफ 245 में से 12 हुए थे तो 233। टोटल कितना हो गया? 67। तो ये तो हो गया आपका 776 और ये निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर समझो, सभी एमपीज की वोट की वैल्यू सेम है। सेम है, लेकिन इस देश में जो 4000 से ज्यादा एमएलए चुने जाते हैं हमारे यहाँ पर, उन 4000 से ज्यादा एमएलए की सभी एमएलए के वोट की वैल्यू अलग अलग नहीं है, अलग अलग है, सेम नहीं है, अलग अलग है। हर स्टेट के एमएलए की, ध्यान से सुनिए, 2-3 लाइनें हैं, इस लाइन पे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन बनता है। हर स्टेट के एक एमएलए के वैल्यू निकाली जाती है उसकी पॉपुलेशन वहाँ इलेक्टेड एमएलए के बेसिस पे। यानी राजस्थान के एक इलेक्टेड एमएलए की वैल्यू, एक इलेक्टेड एमएलए के वोट की वैल्यू होगी वहाँ की राजस्थान की पॉपुलेशन, यहाँ के इलेक्टेड एमएलए जो कि 200 हैं, इंटू 1/1000। राजस्थान में जितने भी इलेक्टेड एमपीज एमएलएस हैं जो 200 हैं, तो उन 200 के 200 एमएलएस के वोट की वैल्यू सेम होगी। लेकिन
क्योंकि यहाँ पर जो डाटा कैलकुलेट करा जा रहा है वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है। तो राजस्थान के, तो यदि बात करें इंट्रा स्टेट लेवल पे, इंट्रा स्टेट मतलब एक स्टेट के अंदर एमएलए के जो एमएलए होंगे, जैसे राजस्थान के जितने भी 200 एमएलए हैं तो उनके वोट के वैल्यू सेम होगी। लेकिन इंटर स्टेट लेवल पे एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाओगे तो एमएलए की जो वैल्यू है, यानी राजस्थान और यूपी और बिहार के एमएलएस की जो वोट की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। और यहाँ पर यह भी क्लियर है कि सभी एमपीज के वोट की वैल्यू सेम होती है, जो कि फॉर्मूला से नजर आ रहा होगा, चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का हो। तो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसे एमएलएस के वोट की वैल्यू, एमपीज के वोट की वैल्यू निकाला जाता है। अब क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पर बन सकता है? तो फर्स्ट कंडीशन है सिटीजन, इट शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेकंड कंडीशन है मिनिमम एज 35 ईयर्स। थर्ड कंडीशन है should not hold any office of profit, जिसको बोलते हैं लाभ का पद। एक तरीके की सरकारी नौकरी वालों के लिए होता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक अथॉरिटी, जो कि जैसे PSUs वगैरह होगी। तो सरकारी नौकरी में नहीं हो, लाभ के पद पे नहीं हो, मतलब लाभ का पद मतलब सरकार से इसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिलता हो। फोर्थ हो गया आपका शुड बी एलिजिबल फॉर लोकसभा इलेक्शन, यानी लोकसभा के इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो, यानी वो लोकसभा का MP बनने के योग्य हो। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, शुड नॉट बी मेंबर ऑफ लोकसभा, एलिजिबल होना चाहिए, केवल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करा हो, मेंबर ऑफ लोकसभा नहीं होगा। यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो, मिनिमम 35 ईयर्स हो, इंडियन का सिटीजन हो। तो यदि ऐसा कोई पर्सन है तो वो अपना नाम आप प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है। बस ये जरूर है कि उसे 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, उन प्रस्तावकों को अनुमोदित करने वाले अनुमोदक चाहिए। यानी आपको मिनिमम 50 और 100 जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे MP MLAs, इनका सपोर्ट चाहिए। और 15,000 रुपये जमानत राशि आपको जमा करानी होगी। यदि आप जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं वो आपके 15,000 रुपये जमानत राशि यहाँ पर रखते हैं, जो भी इलेक्शन लड़ेंगे एलिजिबल, यदि कोई लड़ रहा है। यदि आपको टोटल वोट्स का 1/6 से भी कम मिला, मतलब आप फोकट में चुनाव लड़े, आप सीरियस चुनाव नहीं लड़े, तो ये 15,000 रुपये आपके जब्त कर लिए जाते। बोलते हैं ना जमानत जब्त हो गई। तो जमानत जब्त तब होती है जब आप सीरियसली चुनाव नहीं लड़ते। सीरियसली चुनाव नहीं लड़ते मतलब आपको मिनिमम वोट्स ही नहीं मिले। तो टोटल वोट्स यदि 1/6 से कम है तो उस केस में आपके जमानत जब्त हो जाती है। और यदि कोई पर्सन जो एलिजिबल है, अगर चुनाव लड़ता है और यदि वो जीतता है तो वो आपके 5 साल के लिए चुना जाएगा। इनकी जो टर्म लेंथ होगी वो होगी 5 साल। अब ये रिजिड सिस्टम नहीं है, कोई राजा का शासन नहीं है जो 5 साल के लिए चुना गया तो 5 साल के लिए चुना जाएगा। 5 साल के पहले भी उसको हटाया जा सकता है। 5 साल के पहले कैसे हटा सकते हैं? देखिए, 5 साल के पहले प्रेसिडेंट की सीट कब कब खाली हो सकती है? वैकेंसी कब निकल सकती है प्रेसिडेंट के लिए? जैसे बोलते हैं ना वैकेंसी निकलती है, तो प्रेसिडेंट में वैकेंसी कब कब निकल सकती है? जब प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, या प्रेसिडेंट जैसे हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी, एग्जाम्पल जाकिर हुसैन। या फिर प्रेसिडेंट जो हैं वो अनेबल टू वर्क,
जैसे वो उसको बोला डॉक्टर ने तो 6 महीने तक वेंटिलेटर से नहीं उठेगा, तो क्या 6 महीने हमारा प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा। थर्ड कंडीशन है उसका जो इलेक्शन है, जो प्रेसिडेंट जो इलेक्ट हुआ वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट क्यों हो सकता है? हो सकता है कि जो क्वालिफिकेशन की जो रिक्वायरमेंट थी इनमें से उसने कुछ गलत बता दिया हो सकता है वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं, उसने फर्जी डॉक्यूमेंट बताए हो सकता है वो 35 से भी कम का हो सकता है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ के पद पे हो और वो या फिर लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में यदि आपको हटाया जा सकता है, इलेक्शन रिजेक्ट हो जाए, या फिर वो खुद बोले अरे यार काय की नौकरी है, पपेट बना रखा है प्रधानमंत्री का, तो परेशान हो गया मैं तो रिजाइन कर देता हूँ। रिजाइन भी तो कर सकता है। यदि वो खुद रिजाइन कर दे, और रिजाइन किसको करेगा? रिजाइन भेज दे अपना वाइस प्रेसिडेंट को। यहाँ पर एक चीज समझ लो कि प्रेसिडेंट अपना रिजाइन किसको भेजता है? वाइस प्रेसिडेंट को। तो इन चारों कंडीशन में जो प्रेसिडेंट की जो सीट है क्या हो जाएगी? वैकेंट, खाली सीट है। तो खाली सीट हो जाती है तो, या फिर वो अपने 5 साल पूरे कर ले। तो 4 कंडीशन में 5 साल पूरे कर ले तो बोलेंगे चुनाव नहीं हो पा रहे, थोड़ा दिन और बन जाओ। लेकिन शुरू के 4 कंडीशन में प्रेसिडेंट अब अपने काम करने के लिए अवेलेबल नहीं है, दोबारा चुनाव होंगे। तो दोबारा चुनाव करने के लिए यहां पर 2 बातें आपको याद रखनी है। इन केस में यदि प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है अपने टाइम के पहले, 5 साल के पहले, वैसे तो 5 साल बाद चुनाव कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन 5 साल के पहले भी यदि प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो ऐसी कंडीशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विद इन 6 मंथ चुनाव कराएंगे। चूंकि प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है, इस पद को खाली नहीं कर सकते। तो इस जब तक नए चुनाव नहीं हो जाते, वैसे तो 6 महीने के अंदर नए चुनाव होंगे, लेकिन 4 महीने तक यदि चुनाव हुए, 2 महीने चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ, प्रोसेसिंग हुई, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं ये, तो बैलेट पेपर वगैरह सब चुनाव हुए, रिजल्ट आया, 4 महीने लगे, तो 4 महीने प्रेसिडेंट की डेथ हो गई, अनेबल है या रिजेक्ट हो गया, तो क्या 4 महीने सीट खाली रहेगी क्या? नहीं। इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, और जैसे ही 4-6 महीने के अंदर जैसे ही नए प्रेसिडेंट का वापस से अपॉइंटमेंट होगा, वैसे ही वापस से वाइस प्रेसिडेंट का काम खत्म कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कि अब आप निकलो, हम आगे नए। तो वाइस प्रेसिडेंट आता है थोड़े बहुत टूर के लिए, ये सब देखता है कि वाइस प्रेसिडेंट कब कब बन सकता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, अनेबल टू वर्क, उसका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, इन 4 कंडीशन में। अब यहाँ पर डेथ हो जाए, अपना काम करने के लिए अनेबल है, रिजाइन कर दे, ये तो उसकी बात है। उसका इलेक्शन रिजेक्ट हो जाए, ये भी बात है। लेकिन एक और बात होती है कि ऐसी कंडीशन में आपने कहीं पर भी ये बात नहीं करी कि प्रेसिडेंट जो है वो कुछ ना कुछ, नो डाउट प्रेसिडेंट काम करने के लिए बनाए जाते हैं, एक पॉलिटिकल पद है। तो यदि प्रेसिडेंट सही से काम नहीं कर रहा, वो अपनी मनमानी कर रहा है, तो प्रेसिडेंट को रिमूव भी करा जा सकता है। ये तो हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 मंथ में वापस कराएगा, इस दौरान वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। लेकिन यदि प्रेसिडेंट इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंट मतलब अच्छा नहीं है, उसको हटा दीजिए, मतलब उससे कंट्री की इमेज खराब हो रही है। तो यदि इनएफिशिएंट है तो उसको रिमूव करा जा सकता है। वो कोई ऑब्सोल्यूट पद नहीं है कि 5 साल के लिए चुना तो 5 साल के लिए, उसको 5 साल के पहले भी रिमूव करा जा सकता है। और प्रेसिडेंट का रिमूवल आर्टिकल 61 के अंडर कहलाता है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 61 कहता है यदि प्रेसिडेंट वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है, संविधान का उल्लंघन करता है, तो उसे उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? बाय पार्लियामेंट। तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट एक कब? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा। अब प्रोसेस क्या है इम्पीचमेंट का? 2 प्रोसेस हो सकते हैं। देखो यहां पर लिखेंगे स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, स्टेप 4,
ऐसे। स्टेप 1 में लोकसभा पार्लियामेंट के द्वारा हटा सकते हैं। तो ये तो बताओ कि लोग पार्लियामेंट में तो लोकसभा राज्यसभा दोनों है, कौन हटाएगा? देखो पार्लियामेंट हटा सकती है, मतलब स्टेप 1 मतलब लोकसभा के एमपीज को लगा ये आदमी ठीक नहीं है, इन एफिशिएंट है, तो इसको हटा देना चाहिए। तो सबसे पहले प्रोसेस में यदि लोकसभा के टोटल मेंबर्स में से 1/4 मेंबर्स साइन करें इसको हटाने के लिए, तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट करने के लिए यूँ नहीं है कि एक एमपी ने बोला ये आदमी खराब है इसको हटाओ, ऐसे नहीं। मिनिमम 1/4 मेंबर्स का साइन करना जरूरी है। यदि वो साइन करा तो बोलेगा कि अब प्रोसेस इम्पीचमेंट का स्टार्ट हो गया है। प्रेसिडेंट को बोलेंगे 14 दिन का नोटिस है, अपना जवाब दो, आप पे ये आरोप लगाए हैं लोकसभा के 1/4 या इससे ज़्यादा मेंबर्स ने, मिनिमम 1/4 चाहिए। फिर उसके बाद 14 दिन तक ये अपना नोटिस मिलता है। जैसे नोटिस मिलता है ना, आप लोगों को भी कहीं मिला होगा, आपके घर वालों को या आपके आसपास वालों को, तो ऐसे प्रेसिडेंट को भी नोटिस मिलता है, कारण बताना पड़ता है। तो उसके बाद लोकसभा में ये प्रपोजल रखा जाता है इम्पीचमेंट का, और यदि लोकसभा 2/3 मेजोरिटी से इस बिल को पास कर देती है, 2/3 मेजोरिटी से इस इम्पीचमेंट को अप्रूव कर देती है, अप्रूवल दे देती है, तो ये फिर जाता है राज्यसभा के पास। तो राज्यसभा को भी यहाँ पर अलग से 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पारित करना होगा। यदि पहले लोकसभा में हुआ फिर राज्यसभा में हुआ, जैसे ही दोनों सदनों से अलग अलग स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं इसको, 2/3 मेजोरिटी, तो 2/3 मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी से ये इम्पीचमेंट प्रोसेस पास हो जाता है, तो वो तुरंत प्रभाव से उसको बोल दिया जाता है जाओ निकलो यहाँ से, रिमूव। अब ये तो स्टेप है जब लोकसभा में स्टार्ट हो रहा हो। एक और तरीका है, लोकसभा की जगह राज्यसभा में स्टार्ट हो जाए, सब कुछ सेम है। जैसे लोकसभा में कितने एमपीज चाहिए थे मिनिमम स्टार्ट प्रोसेस करने के लिए, 1/4, तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स का साइन करना जरूरी है। अब देखो इसका अलग अलग है, 543 का 1/4 निकाल लो, इधर 245 का 1/4 निकाल लो, तो कितना हो गया 8 और लगभग 82, और यहां निकाल लो तो आपका 1, 3 और 8 लगभग 138। तो ऐसे अलग अलग है, इतने एमपीज चाहिए, इधर इतने एमपीज चाहिए। तो अगेन राज्यसभा इस बार कोई बात नहीं, लोकसभा की जगह राज्यसभा में हो गया, 14 दिन का नोटिस तो इसमें भी मिलेगा, और पहले इस बार राज्यसभा में वोटिंग होगी, राज्यसभा में डिस्कशन होगा, क्योंकि स्टार्ट जहाँ होता है वहाँ पहले डिस्कशन होता है। यहाँ से 2/3 मेजोरिटी से पास हो गया तो फिर लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में भी 2/3 मेजोरिटी से अलग पास हो गया, तो फिर ये तुरंत प्रभाव से रिमूव हो जाता है। तो ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 61 में करा गया है, और हटाने का आधार क्या है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट एक बड़ा पद है, प्रेसिडेंट के पास कई सारी पावर्स हैं। पावर्स की बात करें तो पावर्स में एक पावर हो गई आपकी एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव को लेकर, एक हो गई आपकी लेजिस्लेटिव पावर, एक हो गई आपकी फाइनेंशियल पावर, एक हो गई आपकी डिप्लोमेटिक पावर, एक जुडिशियल पावर, और एक आपका इमरजेंसी पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स में बात करें तो एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका को लेकर इसकी कौन कौन सी पावर्स हैं या शक्तियां हैं। प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, तो सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करता है कार्यपालिका में। इसके अलावा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का भी अपॉइंटमेंट यही करता है, किसकी एडवाइस पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। इसके अलावा ये और भी कई सारे चीज़ों का मतलब कई सारे इंस्टीट्यूशंस के हेड का अपॉइंटमेंट करता है, जैसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, ओबीसी, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स, इन सब का अपॉइंटमेंट भी
यही करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो कार्यपालिका को लिख के साथ इसकी कौन कौन सी शक्तियां हैं, जैसे कार्यपालिका में जो लोग बैठेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उनका अपॉइंटमेंट, और कार्यपालिका की एडवाइस पे ये वाले काम, ये अपॉइंटमेंट ये करता है। इसके अलावा सारे जितने भी काम होंगे, ऑल दी बिजनेस, सरकार के जितने भी काम हो वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं, जितने भी काम हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होंगे। तो ये बातें थी एग्जीक्यूटिव। जबकि लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब हो गया पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन, इसको समझिए। एग्जीक्यूटिव का मतलब था कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है। जबकि पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के साथ प्रेसिडेंट के क्या रिलेशन है। तो एक तो यही हो गया, अभी हाल हम देख रहे थे कि राज्यसभा में जो 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट। अब अपॉइंटमेंट कैसे करेगा, ये 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स वो होते हैं जिन्हें आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, आपका लिटरेचर, सोशल वर्क, इनमें इनका अच्छा खासा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, अच्छी खासी नॉलेज हो, सोशल वर्क इन सब में। इसके अलावा पार्लियामेंट के जो सेशंस बुलाए जाते हैं, बजट सेशन वगैरह, अब ये बजट सेशन कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा, मानसून सेशन कब स्टार्ट होगा कब होगा, जो पार्लियामेंट के जो सेशंस होता है उनको कॉल करना, उनको ऑफ करना, बुलाना और उनका ऑफ करना, ये भी आपका यही काम करता है। पार्लियामेंट जो बिल पास करके देती है वो एक्ट तभी बनता है जब पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन पड़ रहे हैं। पार्लियामेंट ने कोई बिल पास करा और वो बिल पास तब एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। ठीक है, तो राज्यसभा के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट हो गया। इसके अलावा कोई बिल एक्ट तभी बनेगा जब प्रेसिडेंट साइन करेगा। इनके सेशंस बुलाने का काम भी यही करता है। इसके अलावा प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में कई सारी रिपोर्ट्स रखता है, जैसे आपकी कई सारी रिपोर्ट्स का मतलब हो गया, जैसे आपकी ये केक की रिपोर्ट हो गई, केक की रिपोर्ट हो गई, कहीं भी कोई भी, जैसे फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट हो गई, जो भी रिपोर्ट्स होती है उनको पार्लियामेंट के पैनल पे यही प्रेसिडेंट ही रखता है। इसी तरीके से फाइनेंशियल पावर की बात करें तो फाइनेंशियल पावर का मतलब होता है अंडर द आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट के सामने, अब इसको आप फाइनेंशियल पावर बोल दीजिए या लेजिस्लेटिव पावर बोल दीजिए, क्योंकि यह भी पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच के रिलेशन से जुड़ रहा है, तो आप किसी में भी रख सकते हो। तो अंडर आर्टिकल 112 प्रेसिडेंट ही पार्लियामेंट में या यूं बोलें लोकसभा में यूनियन बजट रखवाता है, इसको ही जिम्मेदारी है। आर्टिकल 112 में बात बोली गई है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्यार से बजट बोलते हैं, उसको रखाने की जिम्मेदारी प्रेसिडेंट है। वो खुद नहीं जाता, उसकी जगह जो है वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर चला जाता है। यही रीजन है कि जिस दिन बजट आता है उस दिन फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बाद में पहुंचता है, पहले प्रेसिडेंट के घर उसके मत्था टेकने जाता है, यानी उससे परमिशन लेने जाता है, क्योंकि जिम्मेदारी 112 में, आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंट को है, जो कि पार्लियामेंट में या लोकसभा के सामने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखाएगा। और इस बजट में जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट जो डिमांड करते हैं, अनुदान की जो मांगे होती है वो प्रेसिडेंट के नेम से ही होती है, प्रेसिडेंट्स के नाम से ही होती है। इसके अलावा हर 5 साल में आफ्टर एवरी 5 ईयर्स ये आर्टिकल 280 के अंडर फाइनेंस कमीशन बनाता है, जो कि सेंटर और स्टेट के बीच में आपस में रिसोर्सेज का डिवीजन करता है। तो 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स ये एक फाइनेंस कमीशन बना देगा।
इसके अलावा मनी बिल पे भी इसकी पावर्स है। मनी बिल प्रेसिडेंट की परमिशन के बाद ही लोकसभा में रखा जा सकता है। कोई बिल मनी बिल होगा या नॉर्मल बिल होगा, ये डिसाइड स्पीकर करता है, पर डिसाइड स्पीकर ने कर दिया कि ये मनी बिल है, लेकिन उस मनी बिल को लोकसभा में इंट्रोड्यूस तभी करा जाएगा जब वो प्रेसिडेंट की परमिशन मिलेगी। इसके अलावा जो इमरजेंसी फंड होता है, कंटिंजेंसी फंड, वो कंटिंजेंसी फंड को भी प्रेसिडेंट ही कंट्रोल करता है। तो फाइनेंशियल पावर में बजट रखवाएगा, डिमांड ऑफ ग्रांट उसी के नाम से, मनी बिल परमिशन उसके परमिशन के बाद ही होगा। सेंटर और स्टेट के बीच में रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फाइनेंस कमीशन बनता है अंडर आर्टिकल 280 हर 5 साल के बाद, वो भी यही बनाएगा। और कंटिंजेंसी फंड जो इमरजेंसी फंड है उसको भी यही कंट्रोल करता है। इसके बाद डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स में बात करें तो जितने भी हमारी जो इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है, हम किसी कंट्री के साथ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हम लोग साइन करते हैं, या इंटरनेशनल ट्रीटीज़ बोल दीजिए या एग्रीमेंट्स बोल दीजिए, वो जो साइन करते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होते हैं। दूसरी बात, कई दूसरे कंट्रीज में जो ये लोग जाते हैं तो ये प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को। प्रेसिडेंट आया मतलब इंडिया का, वो कहीं पे विजिट करा, जैसे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका गया, तो वो रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को। इसी तरीके से जो भी इतना इंटरनेशनल ट्रीटी साइन एग्रीमेंट इसके नाम से, और ये कहीं जाता है तो रिप्रेजेंट करता है इंडिया को। इसी तरीके से यदि कोई फॉरेन कंट्री का कोई हाई प्रोफाइल पर्सनालिटी हमारे यहाँ पर विजिट के लिए आती है तो वो उसके स्वागत के लिए प्रेसिडेंट खड़ा होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट का मत खड़ा होने का मतलब है इंडिया खड़ा है। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंट टू इंडिया। इसके बाद बात करें जुडिशियल पावर्स की, तो नो डाउट आपको पता होगा कि जितने भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के साइन से ही होता है। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें कॉलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन की काफ़ी चलती है, कॉलेजियम सिस्टम का अपना रोल है, लेकिन जो फाइनल अप्रूवल है, जो फाइनल साइन होता है वो प्रेसिडेंट का ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही बात बोली गई है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। प्रेसिडेंट ही हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के अलावा जुडिशियल पावर में आर्टिकल 72 में इसको पैरडॉन पावर भी है। पैरडोनिंग पावर या पैरडॉन पावर क्या होती है? यदि किसी पर्सन को सजा दे दी कोर्ट ने, और कोर्ट ने भी, तो जैसे हाई कोर्ट ने सजा दी तो और सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी तो हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी तो उसके सजा के अगेंस्ट सजा में रिलीफ के लिए अपील कर सकता है वो पर्सन। किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट इसको सजा को माफ भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो ये होती है प्रेसिडेंट। जैसे निर्भया रेप कांड में जब उन दोषियों को सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी थी, फांसी दे दी थी, तो उसके बाद भी प्रेसिडेंट के पास भी अपील गई थी। वो चाहे तो उसे खारिज कर सकता है, जो किसी पर्सन को सजा मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अब सुप्रीम कोर्ट मतलब टॉप कोर्ट, उसके अगेंस्ट भी अपील करी जा सकती है प्रेसिडेंट के पास। यदि वो चाहे तो इसको खारिज कर सकता है। यदि खारिज नहीं करता है तो जो सज़ा है उसको कम भी कर सकता है, और ज़्यादा ही दिलदार है तो माफ़ कर सकता है। जैसे प्रतिभा पाटिल जब प्रेसिडेंट थी तो उन्होंने खूब लोगों की सजाएं माफ़ करी। तो ये जुडिशियल पावर होती है। लास्ट है इमरजेंसी पावर्स। इमरजेंसी पावर्स इसके पास 3 तरीके की है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 डील करता है इमरजेंसी पावर्स में नेशनल इमरजेंसी से। यदि नेशनल इमरजेंसी लगानी है नहीं लगानी, इसका डिसीजन जो है वो फाइनल जो जिसका साइन होके बोलता है कि अब नेशनल इमरजेंसी लगी वही है। नेशनल इमरजेंसी जो कि वॉर, एक्सटर्नल थ्रेट,
इंटरनल डिस्टर्बेंस, इनके बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है 352 में, जो कि राष्ट्रपति ही लगाता है। इसके बाद किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल, या यूँ बोलें स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय आपातकाल, इसको बोलेंगे राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। 356 के अंडर प्रेसिडेंट ही लगाता है। गवर्नर जो है, जो भी स्टेट का जो रेस्पेक्टिव गवर्नर है, यदि वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दे कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा माई बाप, यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, ये सरकार तो अल्पमत में है फिर भी चल रही है, हमारी सुन नहीं रही, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा, अब बोलेगा ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहा है, चलो निकलो, तो स्टेट गवर्नमेंट को हटा के वहाँ की लेजिस्लेटिव को भंग करके वहाँ पर स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगाए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 356, गवर्नर की रिपोर्ट पे या खुद डिसीजन ले सकता है। जबकि 360 डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी की इंपॉर्टेंस कम है क्योंकि आज तक हमारे यहाँ पर इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जैसे आपको भी कई बार पैसे की ज़रूरत पड़ देती है, बोला ना फाइनेंशियल इमरजेंसी है, तो वैसे कंट्री को भी ज़रूरत पड़ जाएगी। कई बार देश का जो सरकार का खजाना है वो बिल्कुल खाली हो गया, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ऐसा क्यों? फाइनेंशियल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट को लगा तो सकता है, इसके साथ अधिकार है उसको, जैसे जितने भी सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी कम कर देगा, आधी कर देगा या नहीं देगा, बोलेगा। दिक्कत है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है। इवन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी भी काट लेते हैं यदि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाए। तो ऐसे ताकि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो सके, पैसा का जो नॉर्मल वे में जो फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर हो रहे थे, जो फाइनेंशियल इनकम हो रही थी, उसको रीस्ट्रक्चर करने के लिए फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी और 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। तीनों ही केस में जो इमरजेंसी जो लगाई जाती है वो प्रेसिडेंट के ऐलान के बाद या प्रेसिडेंट ही उसका अनाउंसमेंट होता है, राष्ट्रपति भवन से ही उसकी सूचना आ जाती है। तो इमरजेंसी में भी इसके प्रोविजन। तो 6 तरीके की हमने इसको पावर समझी। इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है कि इलेक्ट होता है, इलेक्शन हो रहा है, एमपी पार्टिसिपेट हो रहे हैं, एमएलए कौन से एमपी कौन से एमएलए पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एमपी का वोट कितना है, एमएलए का वोट कितना है, कौन सा पर्सन चुनाव लड़ सकता है, कौन सा पर्सन कितने लोगों का उसको सपोर्ट चाहिए, कितने रुपए उसको जमा कराने पड़ते हैं, 15,000 रुपये जमानत होती है, क्या उसको हटाया जा सकता है, किन केस में हटेगा, कैसे हटेगा, पावर्स क्या हैं, सब कुछ हमने इस लेक्चर में समझा प्रेसिडेंट के बारे में। थैंक यू।